बेंजीन के, और दो तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी, मतलब बेंजीन रिंग रिएक्शन करेंगे, और एक ऐसा हम रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें बेंजीन रिंग इज नॉट इन्वॉल्व, मतलब बेंजीन रिंग हिस्सा नहीं लेगी बल्कि बेंजीन रिंग के साथ लगे हुए डिफरेंट ग्रुप्स लाइक अल्काइल ग्रुप वगैरह उन रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेंगे। तो बेटे जब हम रिएक्शंस को देखते हैं तो बेसिकली जिसमें बेंजीन रिंग दो तरह के रिएक्शन दे सकती है, एक तो एडिशन हो सकता है, दूसरा बेटे ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन कैसे होते हैं बेटे? फॉर एग्जांपल एडिशन हो जाता है हाइड्रोजन का, मतलब एडिशन और सारे के सारे बॉन्ड बेंजीन के ग्रुप्स हैं जो उसके डबल हैं या फिर डिलोकलाइज्ड हैं, तो या फिर एडिशन ऑफ हैलोजन होगा, मतलब हैलोजन ऐड और हमारे पास बेंजीन के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएं। तो सबसे पहले चलिए हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। ये आपको पता है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, तो अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करूंगा, हाइड्रोजन गैस होती है, और मीडियम लेकिन बेटे याद रखिए हमें प्लैटिनम यूज करना है, और मीडियम जो हमें रखना है वो एसिडिक रखना है, मतलब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जो बेंजीन है इसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तीन डबल बॉन्ड कह लेंगे, तीन हाइड्रोजन चाहिए, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इस कंपाउंड के अंदर, और इसका नाम है आपके पास साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ तो बेंजीन देखिए आप इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन रिंग रिएक्शन कर रही है, रिंग हिस्सा ले रही है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द रिएक्शन इन व्हिच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। सेकंड क्या हो सकता है? एडिशन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस ऐड कर लो, ये भी सिंपल है। आपके पास बेंजीन रिंग है, और अगर आप इसके अंदर क्लोरीन ऐड करना चाहो, देखिए तीन हमारे पास बॉन्ड है तो तीन क्लोरीन ऐड हो सकते हैं, तो होगा क्या? होगा ये बेटे कि जब ये हमारे पास हम करेंगे तो हर डबल बॉन्ड टूटेगा और उसकी जगह क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो फिर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हर कार्बन के साथ एक क्लोरीन, ये बॉन्ड टूटा, एक क्लोरीन ऐड हो गया, ये बॉन्ड टूटेगा, दूसरा क्लोरीन ऐड हो गया, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे भी एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और हाइड्रोजन तो आपको पता है हर कार्बन के साथ प्रेजेंट किया, तो ये आपके पास एक हेक्साक्लोरो कंपाउंड बन गया। ठीक है, हेक्साक्लोरो, और ये क्या है असल में? साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम हो सकता है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब इस रिएक्शन के अंदर भी बेंजीन रिंग रिएक्शन कर रही है, मतलब बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन। ओके, अगर आप ब्रोमीन यूज करेंगे तो हेक्साब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, अगर आप आयोडीन यूज करेंगे तो हेक्साआयोडोसाइक्लोहेक्सेन, फ्लोरीन यूज करेंगे तो हेक्साफ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लोरीन और आयोडीन को हम कम यूज करते हैं क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन इज टू मच स्लो, बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो ये तो हो गया एडिशन रिएक्शन आपके पास। दूसरा टाइप का रिएक्शन ही बेटे वो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन देखो क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो तीन तरह से की जा सकती है जैसा आप जानते हैं, कंबस्शन कर ले, बर्निंग करके, कैटालिटिक कैटलिस्ट यूज करके, ओजोनोलाइसिस ओजोन को यूज कर, मतलब ये तीन तरीके हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन करने के। कंबस्शन का तो बेटे आपको सिंपल पता है कि बेंजीन जो हमारे पास है वो होता है C6H6, तो अगर हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये आपके पास क्या बनाएगा? ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी चीजें, तो बैलेंस हो जाएगा, वो इशू नहीं है। मतलब मेन कॉन्सेप्ट आपका ये कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है बेटे, दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है। अब आपके पास बेंजीन है, फॉर एग्जांपल बेटे मैं बेंजीन को इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं कि असल में होगा क्या। तो ये बेंजीन है और अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो बेटे होता ये है कि जब बेंजीन की हम ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, लेकिन हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, ये होता है वैनेडियम, और टेम्परेचर तकरीबन दे देते हैं बेटे 450 से 500 सेल्सियस तक। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड को एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं और ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो होता बेटे हमारे पास ये है कि जो ऑक्सीजन होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है बेटे, ये आपके पास क्या करता है? इस रिंग को तोड़ देता है और ऐड हो जाता है। कैसे होगा? मैं आपको जरा एक छोटा सा ही ड्रा कर रहा हूँ कि बेटे जो रिंग टूटेगी वो कुछ ऐसे टूटेगी, ये देखिएगा, आप मेरी बातों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये रिंग ऐसे टूटेगी। अब रिंग टूटने के बाद क्या होगा कि जो कार्बन दो होंगे, ये जो दो कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके कोई कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स बनाने की कोशिश करेगा, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस नहीं कर रहा, वो भी कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन
ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाने की कोशिश करेंगे, ये वाटर बनाने की कोशिश करेंगे और वाटर बनाएंगे। बचा क्या, बचा ये वाला हिस्सा। इसको जरा मैं लिख लूँ, कैसे लिख लूँ, ये देखो जरा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ तो क्या है जरा, ये सी डबल बॉन्ड सी एच ये वाला हिस्सा। मैं इसको जरा फ्लिप करके लिख रहा हूँ, मतलब इधर भी क्या होगा CH और इधर भी क्या है आपके पास CH। ठीक है, तो आप CH नहीं लिखेंगे, असल में ये बच जाता है। हाइड्रोजन सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाने में यूज हो जाते हैं। तो अब ये वाला जो इतना हिस्सा होता है कार्बन का स्केलेटन होता है बेटे, इसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जाता है और इस मॉलिक्यूल का नाम है आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड। मतलब जब हम बेटे बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, फॉर एग्जांपल वैनेडियम पेंटॉक्साइड, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये बनेगा दैट इज मैलिक एनहाइड्राइड। अब जो मैलिक एनहाइड्राइड बना है बेटे, उसके अंदर हम बाद में ऐड करेंगे वाटर। अगर हम इसके अंदर बाद में वाटर ऐड करते हैं तो ये डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, इधर भी हमारे पास कार्बन है डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन है। अगर हम इसके अंदर बेटे वाटर ऐड करते हैं HOH, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अगर मैं इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं बेटे, होगा क्या कि यहाँ से ये बॉन्ड हमारे पास क्या है, ब्रेक हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना देगी। तो क्या बन जाएगा OH और ये OH आके यहाँ पे लग जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव पोर्शन इस पॉजिटिव को अपने साथ मिला लेगा और ये पॉजिटिव पोर्शन इस नेगेटिव को अपने साथ मिला लेगा और हमारे पास फिर एज अ रिजल्ट से क्या बनेगा, एज अ रिजल्ट जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा, CH डबल बॉन्ड CH और आगे हमारे पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा OH और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास OH। तो ये जो चीज़ बनी है, ये जो चीज़ बनी है बेटे, इसका नाम हमारे पास हो जाता है मैलिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, ये आपके पास है मैलिक एसिड। तो ये हमारे पास है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो ये हमारे पास अगर इसको बैलेंस कर लेंगे आप लोग, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 9 आ जाएंगे, 9 ऑक्सीजन आ जाएंगे, 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, 4 वाटर होंगे। तो ये इस तरह से बेटे हमारे पास कुछ बन जाएगा। तो बेसिकली क्या है, अगर कैटालिस्ट होगा तो इस रिंग को तोड़ देगा और तोड़कर जो कार्बन होंगे उनको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। बाकी जो बचते हैं 4 कार्बन वो मैलिक एनहाइड्राइड बनाएंगे ऑक्सीजन ऐड करके और सिमिलरली वाटर बन गए। और इस तरह से आगे जब हमने इसको वाटर के साथ फर्दर ट्रीट किया तो हमारे पास क्या बन जाता है, एंड में मैलिक एसिड। तो आ जाता है हाउ बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड या हाउ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट। तो आपके पास कम्बशन भी हो गया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी होगी बेटे, एक रह गया दैट इज ओजोनोलाइसिस। उसको भी समझ लेते हैं कि ओजोनोलाइसिस किस तरह से हमारे पास होगी। ठीक है जी, इसको जल्दी से अरेंज कर लेते हैं। तो चलो इसको ओजोनोलाइसिस को पढ़ते हैं बेटे। ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या होगा हमारे पास, जाहिर सी बात है ओजोन ऐड होगा और बाद में एंड पे लाइसिस होगी, मतलब ब्रेक डाउन होगी, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था अल्कीन्स के अंदर। तो ये देखें जी, ये आपके पास है बेटे क्या, बेंजीन। सो दिस वन इज बेंजीन, ओके। और आपके पास ओजोन कैसा होता है, ओजोन कुछ ऐसा होता है, ऐसे इसके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बेटे जो ओजोन है वो क्या करते हैं, 3 ओजोन के मॉलिक्यूल आते हैं, एक इस बॉन्ड के पास, एक इस बॉन्ड के पास और एक इस बॉन्ड के पास। तो टोटल 3 हमारे पास ओजोन के मॉलिक्यूल आते हैं। ठीक है, मैं अगर लिख लेता हूँ, चलें ऐसे, और तीनों के तीनों ओजोन के मॉलिक्यूल इस बेंजीन के साथ मिलते हैं और क्या बना देते हैं बेटे, वो कुछ ऐसा बना देते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं और खुद अटैच हो जाते हैं, जैसा कि इनके अंदर भी हुए थे ऐसे। ठीक है, इस डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर लिया उन्होंने बेंजीन के साथ, फिर इसको तोड़ा तो इसके साथ अटैचमेंट शुरू कर दी कुछ ऐसे। तो इस तरह से बेंजीन के साथ बेटे ये मिले ओजोन के 3 मॉलिक्यूल और उन्होंने कुछ ये स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है,
अब उसके बाद हम क्या करते थे, एल्कीन्स के अंदर भी हम जिंक यूज करते थे ताकि ये मीठे बॉन्ड और इस तरह से रिंग बेटे दोबारा से स्टेबल होती रहती है और इस तरह से बहुत सारे आगे फर्दर रिएक्शन होते हैं, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमने बस इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि असल में क्या हुआ है। तो ये आपके पास जो कंपाउंड बनता है उसके बाद बेटे जब इसका आप फर्दर फिर जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड हमारे पास क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, कुछ ऐसे तरह देखिएगा, इधर से ब्रेक हुआ, इधर से ब्रेक हुआ और ये इधर से ब्रेक हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसे ब्रेकेज होती है तो देखो सी 2 कार्बन और उनके साथ एक ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब सी और इनके साथ डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ऑक्सीजन भी तो है ना दोनों तरफ, कार्बन की एक साइड में ऑक्सीजन, दूसरी साइड में ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और आपको पता है इस कार्बन के पास हाइड्रोजन तो होता नहीं है, तो मतलब ये टूट के अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो चीज़ बनती है तीन बनेंगे, इसको फिर हम बोलते हैं ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं ग्लाइकोल, तो लिखा गया ग्लाइकोल। अगर मैं इसको और सिंपल करके लिखूं जैसा कि आपकी बुक ने लिखा है तो ये ले, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। ये क्या है C6H6, इसके अंदर ऐड करो O3 ओजोन, तो ये बना देता है C6H6O3, मतलब ये स्ट्रक्चर बना देता है। जब इसको हम फर्दर तोड़ते हैं जिंक यूज करके, वाटर यूज करके, तो ये हमारे पास बना देता है CHO, मतलब ये वाला कंपाउंड जिससे हम ग्लाइकोल कहते हैं, ठीक है जी। तो ये बेटे हमारे पास रिएक्शन है। और देखिए अगर हम 3 ऑक्सीजन यहाँ पे बचे थे, 1 2 और ये 3, और उनको जिंक ले जाते हैं, कितने 3 जिंक ले जाते हैं और बना देते हैं 3ZNO। जिंक को हमने यूज इसलिए किया ताकि वो इसको तोड़े और ऑक्सीजन को निकाल ले ताकि बॉन्ड टूट जाए सारे। तो बेसिकली बेटे ये हमारे पास सिंपल रिएक्शन है। मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि ओजोन आते हैं, ऐसे ऐड हो जाते हैं, फिर ऐसे बॉन्ड टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो बनता क्या है उसके रिजल्ट में ग्लाइकोल बनता है और जिंक ऑक्साइड बनते हैं। और अगर आप कैसे लिखना चाहें तो आप सिंपल लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख लें जी 3ZN आप यूज करेंगे, सॉरी, तो आप ये करेंगे बेटे तो आपके पास बन जाएगा फिर 3ZNO। तो ये आपके पास होगी ओजोनोलाइसिस, ओजोन ऐड किया, लाइसिस की तोड़ दिया, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दिया। आप देखें कंबस्शन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजनेशन हो, तो बेटे हमारे पास सबके अंदर बेंजीन रिंग की इन्वॉल्वमेंट है, बेंजीन रिंग टूट रही है, बेंजीन रिंग रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है। अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं बेटे जिसमें बेंजीन रिंग की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है, उनको फिर हम बोल देते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन ही है लेकिन उसको फिर हम नाम दे देते हैं स्पेशल, दैट इज साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो उसको भी जरा जल्दी से स्टडी कर लेते हैं कि साइड चेन ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे। चलिए इधर ही कर लेते हैं। तो एक बेटे रिएक्शन हमें देता है वो है साइड चेन ऑक्सीडेशन। अब साइड चेन ऑक्सीडेशन जैसा कि नाम बता रहा है कि साइड वाली चेन की ऑक्सीडेशन होगी लेकिन बेंजीन रिंग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। कैसे जरा देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बेटे बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, फॉर एग्जांपल CH3, तो अगर आप इसकी KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या बेटे हमारे पास होगा ये कि आपके पास ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा और खुद ऐड हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये जो आपके पास सिंपल टोल्यूइन था ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से COOH में, मतलब 2 ऑक्सीजन ऐड हो गए, ठीक है, और एक ऑक्सीजन क्या करेगा, वाटर को रिमूव कर लेगा, 3 ऑक्सीजन टोटल यूज होंगे, तो आपके पास क्या बचेगा बाकी H2O। तो अब देखें ये ऑक्सीडेशन हुई है लेकिन ये साइड चेन की हुई है, बेंजीन रिंग की नहीं हुआ, तो ऐसे रिएक्शन भी बेंजीन रिंग देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप चाहे जो मर्जी अल्काइल बेंजीन यूज कर लें, मतलब मैं यहाँ पे इथाइल बेंजीन यूज कर लेता हूँ, जब भी मैं बेटे उसकी ऑक्सीडेशन करूँगा, KMnO4 यूज करूँगा तो होगा क्या, हर दफा एक ही कंपाउंड बनेगा, वो क्या होगा, बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन के ऊपर COOH अटैच है उसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड, हर दफा बेंजोइक एसिड ही बनेगा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं बनेगी। बाकी एक्स्ट्रा जितने भी कार्बन होंगे, क्या एक कार्बन है ना यहाँ पे, बाकी एक्स्ट्रा जितने भी कार्बन होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, हाइड्रोजन जितने भी एक्स्ट्रा होंगे वो आपके पास वाटर बना देंगे, ठीक है। लेकिन
जो आपके पास साइड चेन की ऑक्सीडेशन होगी उसका एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, बेंजोइक एसिड या फिर ये सिंगल होगा। तो ये इसलिए आपसे इम्पोर्टेंट हमारे पास एक है। बाकी ऑक्सीजन अगर आप पूरे कर लें तो यहाँ पे उसने कितने वाटर निकालने हैं, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं, 4 है तो 2 वाटर निकलेंगे, ठीक है। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए, कार्बन एक एक्स्ट्रा आया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए, तो कितने हो गए, ये हो गए 2 और 2 4 और 2 यहाँ पे तो 6, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बैलेंसिंग होती रहती है। इसलिए मेजोरिटी अगर आप कार्बन की चेन बढ़ाते चले जाओगे तो उसी लिहाज से हमारे पास फिर फर्दर चेंजिंग भी आती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए बेटे रिएक्शंस जिसके अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है और वो रिएक्शन जिसके अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं। इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, ठीक है। इसको स्टडी करने जा रहे हैं बेटे, जरा गौर से मेरी बातें सुनिएगा। देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो बेंजीन होती है अगर उसके ऊपर आप पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच करवाएंगे तो सारी कंडीशन उसके लिए आइडेंटिकल है, वो जिधर मर्जी जाके लग जाए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच करवाते हैं एक्स पॉजिटिव जिसने पहली दफ़ा जाके लगना है तो किसी भी पोजीशन पे जाके लग जाए, कोई भी इशू नहीं है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास एक जैसा ही होगा, या उसे आप कह लें वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही होगा। चलिए मैं इधर लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल इसको, नो इशू। लेकिन बेटे जब हम दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में लगाते हैं तो आप जब ये लग गया, एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया बेंजीन के साथ, तो हमने पढ़ा था कि फिर उसकी पोजीशंस डेजिग्नेट हो जाती है, उसे मिल जाती है। मतलब इन दोनों पोजीशंस को फिर हम बोल देते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को भी बोल देते हैं ऑर्थो, और जो सब्स्टिट्यूएंट के सामने वाली पोजीशन होती है उसे हम बोल देते हैं पैरा, और बाकी ये जो 2 पोजीशन बच जाती हैं इन्हें फिर हम नाम दे देते हैं मेटा पोजीशन। मतलब पहला जो हमारे पास ग्रुप अटैच होता है उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिधर जाके मर्जी अटैच हो जाए। लेकिन अगर किसी दूसरे ग्रुप ने आना है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ वाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, हम इसको अटैच करने जा रहे हैं। अगर किसी दूसरे ग्रुप ने आकर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होना है, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, या फिर वो मेटा पोजीशन पे जाएगा, या फिर वो पैरा पोजीशन पे जाएगा। ऐसा ही है ना। देखो अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 40% चांसेस ये हैं, देखो ना टोटल बेंजीन के आपके पास 1 2 3 4 5 पोजीशन हैं, तो 20% एक पोजीशन का बन गया। तो ऑर्थो 2 है तो तकरीबन 40% चांस ये है कि जो आपके पास आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो पे अटैच होगा, ऐसा ही है ना। और मेटा पोजीशन भी 2 है तो 40% चांस ये है कि हमारे पास जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। और सिर्फ 20% चांसेस ये हैं कि जो आने वाला ग्रुप है वो आपके पास पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि ये वाई जाके कौन कौन सी पोजीशन पे लग सकता है देख लेते हैं। मतलब कि जो वाई ग्रुप है, मतलब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, या तो जाके लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा, ओके, या फिर ये बेटे जाके अटैच होगा आपके पास, मतलब ये जाके इधर अटैच हो जाए पैरा पोजीशन पे, तो ये एक पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर मेरे बेटे वो जाके अटैच अगर हो जाए मेटा पोजीशन के साथ, मतलब इधर, तो एक मेटा प्रोडक्ट बनाएगा। और हमने पढ़ा क्या कि इक्वल चांसेस हैं, मतलब कितने कितने के 40% चांस है कि वो ऑर्थो पे जाएगा, 40% चांस है वो मेटा पे जाएगा, और 20% चांस है वो के पैरा पोजीशन पे जाके अगला सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। हमारी अभी तक की जो स्टडी है वो हमें यही बताती है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने हमारे ज़हन के अंदर एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर दी। क्या हमने क्या किया बेटे, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट किया तो उसके एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कह देता हूँ। हमने बेटे नाइट्रोबेंजीन लिया, ये आपके पास क्या है, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, क्या है ये नाइट्रोबेंजीन। हमने बेटे नाइट्रोबेंजीन लेकर उसकी क्लोरीनेशन करवाने की कोशिश की, मतलब मैंने उसकी कोशिश की कि उसके अंदर मैं Cl2 ऐड करूं, ठीक है। Cl2 किसकी प्रेजेंस में, कोई फॉर एग्जांपल HCl3 किसी भी और चीज़ की प्रेजेंस में, मैंने कहा कि इसके किसी पोजीशन पे जाके Cl अटैच हो जाए। होना तो ये चाहिए था कि 40% आपके पास वो प्रोडक्ट बनता कि मतलब 40% आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था,
मतलब ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, 40% चांसेस है ना कि ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो 40% हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था और 40% हमारे पास क्या बनना चाहिए था, 40% हमारे पास ये वाला मतलब मेटा वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था जैसा कि हमने पढ़ा, और 20% हमारे पास चांसेस ये थे कि हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बने, तो ये वाला बनना चाहिए था। कौन से वाला? ये वाला, दैट इज पैरा। तो तीनों प्रोडक्ट्स बनने चाहिए थे, जैसा कि मेरी पोजीशन को देख के पता चल रहा है कि 40% ऑर्थो पोजीशन है और 40% मेटा है और 20% पैरा है, तो ये तीनों प्रोडक्ट बनने चाहिए थे। मतलब ये ऑर्थो वाला भी, ये आपके पास मेटा वाला भी और ये वाला पैरा वाला भी। लेकिन बेटे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सारे का सारा जो प्रोडक्ट बना वो यही बना, मेटा वाला। मतलब ये जो क्लोरीन था ना तो ये गया हमारे पास इस ऑर्थो पोजीशन पे, ना ही ये इस ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो सका और ना ही इस पैरा पोजीशन पे गया। वो तीनों पोजीशन पे नहीं जा सका, वो सिर्फ एक पोजीशन पे गया, दैट इज मेटा। मतलब सारे का सारा जो प्रोडक्ट बना वो कौन से वाला बना? वो आपके पास यही वाला बना जिसे आप मेटा प्रोडक्ट कह सकते हो। मतलब क्लोरीन जो है वो मेटा पोजीशन पे गया। तो मतलब ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि इसको ऑर्थो पे जाने की तौफीक नहीं अता हुई या फिर ये पैरा पे नहीं गया? तो ये एक क्वेश्चन था हमारे जहन में कि भाई नॉर्मली तो ऐसा ही होना चाहिए कि ये सारे प्रोडक्ट बनने चाहिए, क्योंकि बेंजीन के पास मतलब बेंजीन के ऊपर इक्वल चांसेस है, जिधर मर्जी चला जाइए आपके पास रोड। अच्छा चलो ठीक है। अब हमने कहा अच्छा ये क्या सीन है, सोचते हैं इस बारे में। हमने फिर ना एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया। अब उस नए एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले हमने नाइट्रोबेंजीन ली थी ना, मैं इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बोल देता हूँ। अब हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, मतलब ये ले लिया। हमने कहा चलो उल्टा काम करके देखते हैं कुछ होता है। ये क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्या है दिस वन इज क्लोरोबेंजीन। मैंने क्लोरोबेंजीन लिया और मैंने चलो इसकी नाइट्रेशन करवाता हूँ, HONO2 नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H+O4, मतलब नाइट्रो ग्रुप अटैच करते हैं इसके ऊपर। तो वंस अगेन हमने कोई सोचा था जो कि हमें सोचना चाहिए था कि भाई NO2 ग्रुप जब अटैच होगा तो 40% ऑर्थो बनेगा, 40% मेटा बनेगा और 20% पैरा बनेगा। मतलब तीनों तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बने हैं। कैसे? या तो हमारा नाइट्रो ग्रुप जाके अटैच हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, या फिर हमारा नाइट्रो ग्रुप जाके अटैच हुआ है यहाँ पे पैरा पोजीशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑर्थो और पैरा ग्रुप बने हैं, कोई मेटा वाला नहीं आया। हालांकि हमारी सोच के मुताबिक 40% प्रोडक्ट जो था वो मेटा वाला होना चाहिए था, लेकिन मेटा वाला एक भी नहीं बना, मेटा में कोई प्रोडक्ट नहीं बना। मतलब मेटा पोजीशन पे जाके कोई नाइट्रो ग्रुप अटैच ही नहीं हुआ। मतलब नाइट्रो ग्रुप जो था या तो हो गया इस ऑर्थो पोजीशन पे या फिर उसको जाने की तौफीक इस पैरा पोजीशन पे, वो इन पोजीशंस पे नहीं गया। मतलब क्या हो क्या रहा है? तो ये हमारे पास एक कहने के थोड़ी सी बटे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि असल में क्या वजह, मतलब ये क्यों नहीं सारे बन रहे। मतलब कुछ ग्रुप होते हैं उनकी वजह से सिर्फ मेटा बनता है, और अगर हम क्लोरो पहले नंबर पे ले लेते हैं तो फिर वो हमारे पास कुछ और बन रहे हैं ऑर्थो पैरा। और तो हमने फिर सोचा कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो अगर किसी ग्रुप बेंजीन के साथ लगे हों तो जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटा वाला बनता है। उन हम ग्रुप्स को बोल देते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के ऊपर जब लगा होता है तो बेंजीन जब रिएक्शन करती है तो सिर्फ और सिर्फ मेटा वाला प्रोडक्ट बनाती है, ऑर्थो पैरा नहीं बनाती, क्योंकि ये सिर्फ मेटा वाला प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। ये वाला ग्रुप, इसका कुछ ना कुछ रोल है, क्या रोल है वो भी डिस्कस करते हैं। इस वजह से इस ग्रुप को बोल सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्लोरो जो लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, जो मेटा का प्रोडक्ट नहीं बनने देते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा का प्रोडक्ट बनने देते हैं। तो इसी बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब हम इनको समझना है और बड़े अच्छे से समझना है ताकि हम क्लैरिफाई कर सकें असल में ये जो ओरिएंटेशन का रोला आ रहा है, ओरिएंटेशन असल में क्या है, ओरिएंटेशन है स्पेस में उनकी जगह कहाँ पे वो जाके लगते हैं, ऑर्थो पे, पैरा पे या फिर मेटा पे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा असल में क्यों होता है, ये नाइट्रो ग्रुप क्यों हमारे पास क्लोरो ग्रुप को या क्लोरीन को इन पोजीशंस पे जाने नहीं देता ऑर्थो या पैरा पे, और जो आपके पास सीएल ग्रुप है वो क्यों हमारे पास मेटा पोजीशन पे नहीं जाने देता नाइट्रो ग्रुप को। तो ये बड़ी अच्छी सी डिस्कशन है, बोर नहीं होना, जरा आराम से सुने। अब यहाँ पे बेटे हमने एक नई चीज पढ़नी है, देखें ये आपके पास है बेंजीन, ओके बेटे कुछ हमारे पास ग्रुप होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, और कुछ ग्रुप बेंजीन के साथ लगे होते हैं ऐसे जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बेटे उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग को डोनेट करते हैं, बेंजीन रिंग को डोनेट करते हैं। देखो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सीएल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करता है बेटे, ये जो इसके पास जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये क्या करता है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे शो कर देता हूँ, आपको पता है सीएल के पास बहुत सारे लोन पेयर होते हैं। अब ये सीएल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इस कार्बन के लिए। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जब इधर मूव करता है तो ये वाले जो बॉन्ड है ये यहाँ पे मूव कर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज जब इस कार्बन पे पास जाता है तो ये बॉन्ड क्या करता है, आगे शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे इस कार्बन पे, तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे जाता है तो ये फिर आपके पास जो यहाँ पे बॉन्ड बना होता है वो वापस चला जाता है। मतलब असल में जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो इस तरह से डोनेशन करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन है, वंस अगेन ऑर्थो पोजीशन। तो अगर तो बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से क्या होता है कि इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है ऑर्थो पे, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो जब आगे जाता है तो ये वाले आगे चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। जब ये नेगेटिव चार्ज आगे जाता है तो यहाँ वाले ये वाले बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन वो आगे चले जाते हैं ये कार्बन पे, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। मतलब हमारे पास बेटे तीन पोजीशन पे, ऑर्थो, ये वाली ऑर्थो और इस पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नेगेटिव चार्ज करने की क्रिएट करने की कोशिश की। तो अब सबसे कम चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे, ये तो कॉमन है, तो मतलब ठीक है बिल्कुल, इसके ऊपर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं इस मेटा पोजीशन। तो इमेजिन करो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कहाँ पे जाएगा, सारी सी बात है वो उस नेगेटिव चार्ज की तरफ ही जाएगा ना, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यही वजह है कि बेटे जब किसी रिंग के ऊपर क्लोरो ग्रुप लगा हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाता है या फिर वो पैरा पोजीशन पे जाता है, वो मेटा की तरफ जाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, तो सारी सी बात है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ ज़्यादा जाना प्रेफर करेगा। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हो तो फिर ऐसे ग्रुप को हम बोल देते हैं दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये वैसा ग्रुप है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही डायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट मतलब इनवाइट करेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा, मेटा पे कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा, जैसा कि हमने पहले केस में डिस्कस किया। समझ आ गई बात?
अब इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप ये करते हैं, ये उल्टा काम करते हैं, ये रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप की एग्जांपल है मेरे पास NO2 नाइट्रो ग्रुप NO2। अब इसमें नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना बेटे, इसके अंदर ये होता है कि इस रिंग के ऊपर ना ये नाइट्रो ग्रुप जो होता है इसके ऊपर एक तरह से पॉजिटिव चार्ज होता है। नाइट्रोजन जो होता है एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। अब होता ये कि अगर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रो ग्रुप खींच ले, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले, तो यहाँ से बॉन्ड मूव कर गया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच ले, तो ये बॉन्ड इधर मूव कर गया, चले गए इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये बेचारे मूव करके उधर जाने की कोशिश करेंगे। जब ये इधर से ऐसे मूव करके इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको खत्म करने के लिए बेचारे ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये इधर मूव करेगा क्योंकि बॉन्ड, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा। तो 3 पोजीशंस पे, मतलब देखो जरा, इस ऑर्थो पोजीशन पे, इस ऑर्थो पोजीशन पे और इस पैरा पोजीशन पे हमारे पास बेटे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। क्या चार्ज क्रिएट हो चुका है? पॉजिटिव। तो मुझे बताओ, अगर अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या वो उस पॉजिटिव के पास जाएगा? मतलब क्या वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा? कभी नहीं जाएगा। ओके ना, इनके पास पहले इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं तो इलेक्ट्रोफाइल, मैं तो इलेक्ट्रॉन को लव करता हूँ, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, मतलब ये 2 पोजीशन दैट आर कॉल्ड एज मेटा पोजीशन, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं किसी और पोजीशन पे नहीं जाता। तो फिर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं जाएगा। तो यही वजह है कि हमने जब देखा कि नाइट्रो ग्रुप के साथ हमने बेंजीन ली और इसके ऊपर हमने जब क्लोरीन को ऐड करना चाहा, तो क्लोरीन ने सिर्फ और सिर्फ जाके कहाँ पे अटैचमेंट शो की? सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन पे, वो ना यहाँ गई और ना ही वो इस पोजीशन पे गई, ना ऑर्थो पे गई ना मेटा पे, उसी के ऊपर सिर्फ एक पोजीशन पे गई, दैट इज मेटा पोजीशन। ऑर्थो पैरा पे नहीं गई, मेटा पे गई, तो मेटा प्रोडक्ट बना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था जिसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये हमारे पास बेटे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर 2 तरह के ग्रुप हुए, एक ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ये क्योंकि मेटा की तरफ इलेक्ट्रोफाइल को मूव कर रहे हैं तो इनको बोल देते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अगर ऑर्थो पैरा ग्रुप होंगे, ये आपने याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से ऑर्थो पैरा होते हैं, कौन से मेटा होते हैं। अगर बेटे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे तो वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो फिर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो फिर जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो सिर्फ मेटा पोजीशन पे जाता है, किसी और पोजीशन पे जाने की कोशिश भी नहीं करता। अब इन दोनों ग्रुप्स की बेटे हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में ये किस तरह से काम करते हैं या फिर वर्क करते हैं। आपकी बुक में बेटे कुछ उन्होंने ग्रुप हमें दिए हैं ऑर्थो पैरा और कुछ हमें ग्रुप दिया उन्होंने मेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास आर ग्रुप, जितने भी आपके पास हैलोजन के ग्रुप हैं, OH ग्रुप, मैं चलो लिख देता हूँ कुछ। फॉर एग्जांपल बेटे आर ग्रुप, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आपके पास OH ग्रुप, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास NCH3 ट्वाइस, ठीक है, मतलब अमाइनो ग्रुप कह लें, ठीक है। ये सारे ग्रुप हमारे पास कौन से ग्रुप में आते हैं? ये आते हैं बेटे ऑर्थो पैरा ग्रुप्स में, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में। मतलब अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हैं ये ग्रुप्स, तो हमारे पास मतलब है जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा हमारे पास ऑर्थो और पैरा वाला बनेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब सुनिएगा। फॉर एग्जांपल बेटे आपके पास है
टोल्यूइन। अब CH3 ग्रुप R ग्रुप में आ जाता है तो मतलब ये ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप है। अगर बेटा मैं इसकी नाइट्रेशन करवाना चाहूँ, मतलब नाइट्रिक एसिड और H2SO4 की प्रेजेंस में मैं क्या करता हूँ, एक NO2 ग्रुप इसके अंदर ऐड करवाना चाहता हूँ, तो वो कहाँ पे जाएगा? या तो मेरे बेटे वो जाएगा इस ऑर्थो पोजीशन पे, या वो जाएगा इस पैरा पोजीशन पे, वो इस मेटा पोजीशन पे नहीं जाएगा। तो मतलब दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास कुछ ऐसे, मतलब या तो ये लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे और ऑर्थो नाइट्रो टोल्यूइन बन जाएगा, ठीक है, या फिर ये NO2 ग्रुप जाएगा इस पोजीशन पे, तो हमारे पास कुछ ऐसा बनता है, मतलब पैरा नाइट्रो टोल्यूइन। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो टोल्यूइन, टोल्यूइन कहते हैं जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज पैरा नाइट्रो टोल्यूइन। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ऑर्थो और नाइट्रो को पैरा पे क्यों जा रहा है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इसको अटैच करवाना है NO2 ग्रुप को, और बाकी आपको पता है OH यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के वाटर बना देता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हमारे पास एक ही नाइट्रो ग्रुप अटैच हो बेंजीन के ऊपर, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से टोल्यूइन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, और इसका बेटे मैं दो नाइट्रिक एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, मतलब दो नाइट्रो ग्रुप ले लेता हूँ। बस करना ही होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना होता है, मतलब यहाँ फॉर एग्जांपल अगर मैं 50 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा करना चाहिए, होना वही है। अब देखो दो नाइट्रो ग्रुप लिए हैं तो दोनों ही जाएंगे, या तो बेटे दोनों जाके ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएंगे, एक इधर वाली ऑर्थो एक इधर वाली ऑर्थो, या फिर एक ऑर्थो पे लग जाएगा एक पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। मतलब दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो जरा, तो ये था आपके पास टोल्यूइन। अब दो नाइट्रो ग्रुप है, या तो वो दोनों ऑर्थो पे जाएं, मतलब एक NO2 इधर लग गया इस ऑर्थो पोजीशन पे इस साइड वाली, और दूसरा NO2 ग्रुप इधर लग गया, ठीक है, मतलब ऑर्थो डाइनाइट्रो टोल्यूइन इस तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं। या फिर हमारे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये एक NO2 ग्रुप इधर चला जाए ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, तो फिर आपके पास ये केस हो जाएगा। तो ये आपके पास डाइनाइट्रो टोल्यूइन बन गया, ठीक है। रूल उसने अभी भी नहीं छोड़ा, मेटा में नहीं गया, मेटा पे वो जाएगा ही नहीं और जा भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ पे उसने ज़्यादा की हुई है। जैसा कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करते हैं, आप पैरा ग्रुप करते हैं। अच्छा, अगर आप एक और मतलब तीन नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाना चाहो बेंजीन पे तो वो भी पॉसिबल है, और ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। देखो अगर मैं कह देता हूँ मेरे पास तीन नाइट्रो ग्रुप है, अगर मेरे पास तीन नाइट्रो ग्रुप है फॉर एग्जांपल, और मैं H2SO4 की प्रेजेंस में अच्छा खासा टेम्परेचर देकर इसको मैं करवाता हूँ इस रिएक्शन को, तो तीन नाइट्रो ग्रुप में मतलब दो इस पोजीशन पे जाएंगे और एक यहाँ पे जाएगा, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा और वो कुछ ऐसा होगा। एक नाइट्रो ग्रुप गया इस ऑर्थो पोजीशन पे, एक नाइट्रो ग्रुप गया इस ऑर्थो पोजीशन पे, और एक गया हमारे पास इस पैरा पोजीशन पे, क्योंकि हम पढ़ के रहे हैं ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप और CH3 एक ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो ये जो आपके पास कंपाउंड बना इसका नाम क्या होगा, तीन नाइट्रो ग्रुप है, इसका नाम होगा ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। इसको बेटे TNT भी कहते हैं, जो कि ये एक एक्सप्लोसिव एजेंट है। ये आपके पास जो धमाका की चीज़ें हैं, बारूद का ये उसकी टाइप है, ये उसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये काफ़ी धमाका खेल चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह बम है, इस तरह चीज़ें हैं। तो ये बस करने का पर्पस ये है कि आपके पास बेटे CH3 की वजह से आपने चाहे एक नाइट्रो ग्रुप अटैच किया वो ऑर्थो या पैरा पे किया, चाहे आपने दो करके देखे वो ऑर्थो या पैरा पे ही गए और मेटा पोजीशन भी नहीं गए, आपने और कंडीशन एक्सट्रीम की फिर नाइट्रो ग्रुप ऐड करके देखे तीन, वो तीनों के तीनों या तो ऑर्थो पोजीशन पे गए या फिर पैरा पोजीशन पे, कोई भी मेटा पोजीशन पे नहीं गया, क्योंकि हमारे पास CH3 जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इट्स नॉट अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये मेटा पे नहीं भेजेगा, ये जो भी चीज़ आएगी नई इलेक्ट्रोफाइल आएगा
और उसको हमेशा आर्थो और पैरा पे बचेगा। ठीक है जी। तो अब लास्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, वो आपके पास है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। उसके भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये मेटा पे भेजेंगे हर चीज़ को। अब देखिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं रिंग से और सिर्फ फिर मेटा पोजीशन पे जाने के काबिल रहता है, इलेक्ट्रोफाइल जो आता है। तो इसकी बेटे एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है COOH। अगर ये किसी के ऊपर लगा हुआ बेंजीन के ऊपर तो वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाती है। इसमें एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास सबसे मशहूर एग्जांपल NO2। अगर ये किसी बेंजीन के ऊपर लगी हो तो भी मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, या फिर CHO, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल मैं ये नाइट्रो वाली एग्जांपल ले लेता हूँ। अब वही वाली एग्जांपल दोबारा से कि नाइट्रो के ऊपर अगर मैं क्लोरीनेशन करवाना चाहूँ, ठीक है, या आप तो इसकी नाइट्रेशन ही करवाना चाहें, HONO2 नाइट्रो ग्रुप ही इसके ऊपर अटैच करवाना चाहें इन द प्रेजेंस ऑफ H+4, तो वो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं जाता, वो हमेशा एक पोजीशन पे जाता है और एक ही प्रोडक्ट बनता है, और वो ये है ये नाइट्रोबेंजीन था और ये NO2 ग्रुप सिर्फ और सिर्फ इस मेटा पोजीशन पे जा सकता है और यही ग्रुप बन सकता है, यही रिएक्शन बन सकता है और कोई पैरा कंपाउंड नहीं बन सकता। या फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी क्लोरीनेशन भी करवा लूँ तो Cl2 भी ऐड करना चाहूँ तो याद रखिए वो कहाँ पे जाने वाला है, ये नाइट्रोबेंजीन हो गया, वो हमेशा जाएगा सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे और कहीं नहीं जाएगा, वो ऑर्थो पैरा पे नहीं जा सकता। तो ये बेटे हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं। ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आते हैं लॉन्ग पहचान के तौर पे, और इसका जो कंसेप्ट है मतलब ग्रुप बदल के बेटे ये एंटी टेस्ट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ पे कोर्स के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इस मुश्किल से टॉपिक को आपने बड़े अच्छे से डाइजेस्ट किया होगा। अगर आपको समझ नहीं आई दोबारा से रिमाइंड करें, दोबारा से सुनें जो मैंने शुरू में बताया, ठीक है, और इंशाल्लाह बाकी अगर कोई इशू हुआ तो हम लाइव सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपका चैप्टर तकरीबन एंड हो गया है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।